उसके फ्लो करने के लिए पाथ तो चाहिए ना, और कंडक्टर उसको पाथ प्रोवाइड करता है। पर कंडक्टर भी तो कहीं से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होगा ना। अगर कंडक्टर एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे तो एक प्रॉपर पाथ नहीं मिलेगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो सके। उस प्रॉपर पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। अ क्लोज पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये सर्किट बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बने हुए होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वायर से सर्किट तो बन नहीं सकता। तो पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल, जो प्रोड्यूस करता है वोल्टेज, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है ये, और बैटरी का सिंबल होता है ये, क्योंकि बैटरी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है इसीलिए। और की हम स्विच को भी कहते हैं। जब स्विच ऑन है यानी कि करंट पास हो रहा है सर्किट में, तो हम ऐसे इस सिंबल को ऐसे दिखाते हैं। और की अगर ऑफ है, अगर यहाँ पे डॉट है, कोई एक सर्किट दे रखा है, अगर उसके की के बीच में डॉट है, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जब ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है। ठीक है। अब उसके बाद एमीटर और वोल्टमीटर। जैसे कि स्पीड को नापने के लिए हम ओडोमीटर लगाते हैं, ऐसे ही एमीटर जो है वो किसी भी सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है, कितना एम्पियर करंट पास हो रहा है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? एमीटर। और किसी भी सर्किट में कितना वोल्टेज किसी अप्लायंस के अक्रॉस, कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी कि जैसे हमने एक पूरे सर्किट में टीवी, फ्रिज और टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, ये सब जोड़ रखा है, तो एक ओवन या एक टीवी के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि एक टीवी को चलाने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, वो हम कैसे नापेंगे? वोल्टमीटर से। पर ये वोल्टमीटर को हम लगाएंगे कैसे? जैसे कि ये एक टीवी, यहाँ से एक टीवी जुड़ा हुआ है, तो उसके पैरेलल में यहाँ से एक वायर लेकर हम वोल्टमीटर लगाएंगे। वोल्टमीटर से, ये वोल्टमीटर ऐसे स्केल से बना हुआ होता है और इसमें इंडिकेट हो जाता है कि कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें नंबरिंग होती है और इसके पास एक निडल होता है, एक सुई, जो दर्शाता है कि इसमें इतना वोल्ट होगा। ठीक है। और ऐसे ही एमीटर जो है वो टीवी के अक्रॉस लगेगा, टीवी के साइड में, क्योंकि ये जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो होने लगेगा वैसे ही एमीटर में भी करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है। तो एमीटर जो है साइड में लगता है और वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल में लगता है। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। ये वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कितना है किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस, वो नोट करता है। एमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो एमीटर बताएगा। अब देखिए एमीटर स्टार्ट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो क्या होता है? क्लोज पाथ होता है। अभी हमने पढ़ा कि वोल्टमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है। तो वोल्टमीटर जो है, मान लो कि ये सर्किट का क्या काम है कि वो इस बल्ब को ग्लो करवाए। ठीक है। जैसे ही यहाँ से वोल्टेज फ्लो होने लगता है और हम ये की को हटा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से करंट वोल्टेज के, ये वोल्टेज की वजह से यहाँ से करंट फ्लो होने लगा और ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगी। ये जैसे ही ग्लो करने लगता है और करंट पास होता है इस एमीटर से, और ये की जबकि हटा दिया मैंने ये डॉट को, तो ये पूरा करता है सर्किट को। फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, तो ये क्लोज लूप है। तो इस बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि इस बल्ब को चलाने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, वो ये वोल्टमीटर बताएगा। अब यहाँ से करंट जा रहा है तो इसके थ्रू भी जाएगा, तो इसके से हम पता कर सकते हैं कि एक बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। और यही करंट जब इस एमीटर के थ्रू जाता है तो इसके पास भी स्केल होता है और इसके पास भी एक निडल होता है जो बताता है कि इतना एम्पियर वोल्टेज इस वायर के थ्रू जा रहा है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि किस वायर में कितना एम्पियर जा रहा है और कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। ये सारे एक्सपेरिमेंटल के लिए होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके। ओम्स लॉ क्या होता है?
ओम्स लॉ, ओम्स नाम का 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ये देखा अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। जैसे कि उन्होंने देखा कि 5 वोल्ट देने पर उनके पास 2 एम्पेयर करंट आ रहा है, ऐसे ही 10 वोल्ट देने पर उनके पास 4 एम्पेयर करंट आ रहा है। करंट तो बढ़ रहा है पर एक कांस्टेंट रेट से, अचानक से नहीं बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, यानी एक पर्टिकुलर रेट से बढ़ रहा है। तो ओम्स लॉ क्या, द लॉ स्टेट दैट द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इसके 2 एंड में पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट से। यानी कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस घटाते जाएंगे करंट घटता रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए और इक्वल टू करने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम मानते हैं R। ठीक है, इस R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ है, ये हमेशा याद रखना, ये आगे भी बहुत काम आने वाला है। अब इसका नाम हमने रेजिस्टेंस ही क्यों रखा, रेजिस्टेंस इसीलिए रखा क्योंकि वोल्टेज प्रोवाइड करने पर करंट, जितना वोल्टेज दे रहे उतना करंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, इससे कम ही मिलता है। और ये क्यों होता है, जब एक वायर में कोई वोल्टेज इसके क्रॉस एंड में, इसके एंड में प्रोवाइड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, जब बहुत देर तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं तो इस वायर की एक खुद की भी एक प्रॉपर्टी होती है जो ये करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं उनको अपोज करता है। यानी कि ये अपना कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन भेजता है जो इसके अलग डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, और इससे क्या होता है, करंट कम हो जाता है। यानी करंट धीरे धीरे फ्लो करने लगता है, यानी कि उसके जो स्पीड है वो कम हो जाता है। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ये कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। और ये एक्सपेरिमेंट जरूरी है कि इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा एक्साइटेड के वजह से करंट अचानक से बढ़ जाएगा, और हो सकता है हमारा जो अप्लायंस है जिसके अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है वो खराब हो जाए। इसीलिए टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं जैसे ही हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे करंट बढ़ता जा रहा है, पर ये एक रेट से बढ़ रहा है। तो R इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। ठीक है, R एक कांस्टेंट है और ये कंडक्टर के लिए हमेशा सेम होता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट एक कांस्टेंट रेट से बढ़ने लगता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ये उस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर ये इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोक सके, यानी थोड़ी देर के लिए रोक सके, ताकि अचानक से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा ना फ्लो होने लग जाए और इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब ना हो जाए। तो SI यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम। ओम ने अपने नाम से ही रखा है ओम, और इसका सिंबल होता है ये। और इससे हम पता कर सकते हैं R का क्या फॉर्मूला होता है, V/I। जैसे कि हमने 1 न्यूटन, 1 कूलम, 1 एम्पियर और 1 वोल्ट किया, ऐसे ही ये होता है 1 ओम। एक 1 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि एक वायर में 1 ओम रेजिस्टेंस कब प्रोड्यूस होता है, 1 ohm resistance is the resistance of a conductor which oppose, यानी कि रोकता है the flow of 1 ampere current when 1 voltage potential difference applied across its end। जब किसी कंडक्टर के एंड पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल यानी कि V वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके अक्रॉस अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उस एम्पियर को रोकने के लिए हमें जितनी रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी हम उसको क्या कहते हैं, 1 ओम। तो ये रेजिस्टेंस इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है
कि ये कितना रोक सकता है। ठीक है, जब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस के पास इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती कि वो रोक सके, इसीलिए हम सारे वोल्टेज और करंट को एक लिमिट तक ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस तो एक वायर का ही होता है ना, एक कंडक्टर वायर का होता है, तो ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। अ कंपोनेंट विच ऑफर लो रेजिस्टेंस। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस में कैसे वैरी करता है। हमने पहले भी पढ़ा है कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर फ्लो होने देता है तो उसके पास क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। अब लो रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है, लो रेजिस्टेंस होगा तभी तो हाई करंट होगा, तो तभी तो अच्छे से करंट फ्लो कर पाएगा। इसीलिए जो कंडक्टर है उसके पास लो रेजिस्टेंस होता है, और जो इंसुलेटर होता है उसके पास बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, यानी उसके पास उसको अपोज करने के लिए इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इंसुलेटर के अक्रॉस करंट फ्लो हो नहीं पाता है। तो अब लेकिन बीच का जो पॉइंट है वो क्या है, रेजिस्टर। अब देखिए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर के बीच में कंफ्यूज मत होना। रेजिस्टेंस तो एक प्रॉपर्टी है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन रेजिस्टर एक ऐसा सब्सटेंस है, यानी कि कंडक्टर क्या करता है, इसमें लो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अगर वही कंडक्टर की रेजिस्टेंस हम थोड़ा सा बढ़ा दे तो वो क्या बन जाता है, रेजिस्टर। यानी कि रेजिस्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कंडक्टर ही होता है, लेकिन ऐसे मटेरियल से बना होता है कि वो करंट को थोड़ी देर तक रोक सके। और ये रेजिस्टर का इन्वेंशन, और इसका सिंबल होता है ये, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखना, रेजिस्टर का और वोल्टेज बैटरी का, एमीटर का, वोल्ट मीटर का, सबका सिंबल मिल जाएगा। लेकिन रेजिस्टर होता क्या है, ये ऐसा कंडक्टर होता है हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में होता है, यानी कि ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट को फ्लो तो करता है लेकिन उसको ज्यादा देर तक रोक सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। अब रेजिस्टर की जरूरत क्यों पड़े, रजिस्टर की जरूरत इसलिए पड़ती है जब हम सर्किट बनाते हैं, बहुत सारे टीवी, फ्रिज, ये सब जब बनता है तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो ना हो सके, अचानक से जब बहुत वोल्टेज बढ़ जाता है तो उसको रोकने के लिए रजिस्टर का इन्वेंशन हुआ है। जैसे आप अपने घरों के मीटर में देखेंगे, अगर मीटर के नीचे जो दो वायर होते हैं उनके बीच में अगर हम 100 ओम का रजिस्टर लगा दें तो वो क्या होगा, आपके मीटर की जो वैल्यू आएगी, यानी कि जितनी रीडिंग आएगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, पर ऐसा मत करना, फिर बाद में पकड़े जाए तो बहुत पिटोगे। तो ये एक वायर है। अब देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर एक वायर की रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा कि ये वायर लंबा कितना है, और इसके क्रॉस सेक्शन पे यानी कि उसके एरिया पे डिपेंड करेगा कि ये वायर चौड़ा कितना है। जो वायर जितना चौड़ा होगा वो उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी, यानी कि चौड़ा वायर है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो होएगा और रेजिस्टेंस बहुत धीरे धीरे काम करेगा। लेकिन जैसे ही वायर की लेंथ बढ़ती है तो क्या होता है, उसके अक्रॉस जो ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन है उनको फ्लो करने के लिए बहुत ज़्यादा लेंथ मिल जाता है, जिससे कि क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फैक्टर्स इन विच इट डिपेंड, ये किस फैक्टर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे वायर की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अगर हम किसी सर्किट में ज्यादा लंबी वायर लेते हैं तो उसमें करंट बहुत धीरे से फ्लो करने लगता है, इसीलिए जितनी ही वायर जरूरत है उतनी वायर लेनी चाहिए। The resistance is inversely proportional to the area, अगर जितनी मोटी एरिया वाली वायर है उसमें करंट उतना ही कम फ्लो करने लगेगा, उतना ही ज्यादा फ्लो करने लगेगा, उसकी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि हम किस तरह के वायर्स यूज कर रहे हैं। कॉपर गुड कंडक्टर होता